शादी से 3 दिन पहले एक लड़की का पैर फिसलता है और वह सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इस बारे में लड़के वालों को भी पता चल जाता है और वो लोग भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब आने के बाद बताते हैं कि देखो पैर में फ्रैक्चर आ गया है और वह जीवन भर लंगड़ा कर ही चलेगी। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब तो वहां से चले गए थे, लेकिन इस बात को सुनते ही जो लड़के वाले होते हैं वह एकदम से शादी से मना करने लगते हैं और लड़की के पिता से कहते हैं कि देखिए जी, अब आपकी बेटी लंगड़ी हो गई है तो हम उससे अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस बात को सुनते ही लड़की के पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं और भी ज्यादा दहेज दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़के वाले होते हैं वह कहते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है जो तुम हमें ज्यादा दहेज दे दोगे? कुछ पैसों के लिए मैं अपने बेटे की शादी एक विकलांग लड़की से नहीं करवा सकता। हमारी तरफ से ये रिश्ता टूटा हुआ है। और ऐसा कहकर वह उसको धकेलते हुए वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर लड़की का पिता मन ही मन बहुत गहरी बातें सोच रहा है, लेकिन तभी वहीं पर एक लड़का आता है। जो लड़का आकर कहने लगता है कि अंकल जी, अगर आप अब भी मेरे से आपकी बेटी की शादी कराना चाहते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है वह उस लड़के से माफी मांगता है और कहता है कि बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा कि अगर तुम इसी मुहूर्त पर मेरी बेटी से शादी कर लो। कौन था वह लड़का और किस वजह से यह यहाँ पर उससे माफी मांग रहा था और उसका शुक्रिया कर रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर एक कॉलेज होता है, जिस कॉलेज के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम होता है अरुण। अरुण के माता पिता गांव के किसान हैं और वह अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी करके अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रहे हैं। अरुण पासी के गांव से आकर इस शहर के कॉलेज में पढ़ा करता है और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहा है। उसी कॉलेज के अंदर एक लड़की और पढ़ा करती है, जिस लड़की का नाम होता है दिव्या। अब दिव्या जो होती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और अरुण जैसे पहली नज़र दिव्या को देखता है तो मन ही मन उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है। इसके बाद उनकी क्लासें चालू हो जाती हैं और क्लासों के दौरान यहाँ पर जो अरुण होता है वो बार बार दिव्या की तरफ भी देखा करता है और मन ही मन बहुत कुछ उसके बारे में सोचा करता है। इधर यहाँ पर जो दिव्या होती है वह पहले तो इस बात को नोटिस नहीं करती है, लेकिन एक दिन जब अरुण उसकी तरफ देख रहा था और यहाँ पर दिव्या की एक सहेली उसको ऐसा करते हुए देख रही थी, तो उसके बाद वह दिव्या से कहने लगती है कि दिव्या देखो, वो लड़का तुम्हें ना काफ़ी देर से घूर घूर कर देख रहा है और मैंने पहले भी कई दिन इस बात को नोटिस किया था कि ये तुम्हारी तरफ देखा करता है। अब इसके बाद जो दिव्या होती है वह भी अरुण की तरफ देखती है और देखने के बाद यहाँ पर उसे भी अरुण अच्छा लगने लगता है। अब धीरे धीरे ये देखने दाखने का सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है और इसके बाद एक दिन मौका देखकर यहाँ पर जो अरुण होता है वह अपने प्यार का इजहार दिव्या से कर देता है। दिव्या जो कि प्रयागराज की ही रहने वाली लड़की है और उसके पिता के पास ज़्यादा रुपया पैसा तो नहीं है, लेकिन इतना पैसा है कि अरुण से वो पैसे में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो यहाँ पर जब अरुण दिव्या से अपने प्यार का इजहार करता है तो उसके बाद दिव्या इसमें मना नहीं कर पाती है, क्योंकि अरुण का व्यवहार उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वह लोगों के साथ हंस बतियाया करता और सभी को खुश रखा करता, तो ये बातें दिव्या को बड़ी अच्छी लगती हैं। इसके बाद इन दोनों में कॉलेज के अंदर ही प्यार भरी बातें होने लगती हैं और धीरे धीरे ये सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वो लोग कॉलेज के बाहर भी एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे ये बातें चारों तरफ फैल जाती हैं। अब जब ये बातें चारों तरफ फैलती हैं तो यहाँ पर ये बात घूमते घूमते दिव्या के पिता तक भी पहुँच जाती है, क्योंकि उनके ही एक दोस्त एक कैफे पर बैठा हुआ था। वहाँ पर दिव्या और अरुण कॉफ़ी पीने के लिए आए थे और वह जब दिव्या को देखता है तो इस बारे में दिव्या के पिता को बता देता है। अब दिव्या के पिता को जब ये बात पता चलती है तो उसके बाद यहाँ पर जो दिव्या का पिता होता है एक दिन जब वह कॉलेज से वापस लौटती है तो उससे कहने लगता है कि बेटा, क्या तुम किसी लड़के से प्यार वगैरह किया करती हो? अब यहाँ पर दिव्या जैसे इस बात को सुनती है तो कहने लगती है कि हाँ पिताजी, मैं प्यार किया करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं तो आपको ही बताना चाहती थी इस बारे में, लेकिन आपको पहले ही पता चल गया तो अच्छी बात है। मैं उससे प्यार किया करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। अब यहाँ पर जब पिता इस बात को सुनता है तो सुनने के बाद थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है बेटी, तो ऐसा करो, उसे शादी के लिए बुला लो, क्योंकि अब तुम जवान हो गई हो और तुम्हारी शादी भी करनी है। ये बात सुनकर दिव्या को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसका पिता इतनी आसानी से हामी भर लेगा और इसके लिए ये भी नहीं पूछेगा कि लड़का क्या किया करता है, कौन है, और वो तो डायरेक्ट शादी के लिए बुला रहा है। अब यहाँ पर दिव्या जब ये बात सुनती है तो एकदम से अपने पिता को गले लगाती है और कहती कि पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। यहाँ पर पिता कहता कि कोई बात नहीं बेटी, आराम से उनको बुला लो एक दिन तय करके और मुझे बता देना कि किस दिन वो लोग शादी की बात करने के लिए आने वाले हैं।
दिव्या बड़ी खुश होती है और अपने कमरे में जाकर सीधा अरुण के पास फोन कर देती है। अरुण भी इसी बात के लिए एग्री था कि वह दिव्या से शादी करेगा, लेकिन वो लोग घर वालों की मर्जी से शादी करना चाहते थे। तो यहाँ पर जो अरुण होता है, जैसे वो ये बात सुनता है कि दिव्या का पिता शादी के लिए तैयार है, और यहाँ पर जो अरुण होता है उसने तो अपने घर वालों से पहले ये बात बता रखी थी, तो उसके बाद वह बड़ा ही खुश होता है और खुश होकर कहने लगता है कि सच में दिव्या, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? तो दिव्या कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, पिताजी कह रहे थे कि किसी दिन उस लड़के को उसके माता पिता के साथ बुला ले और शादी की बात कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी मुझे तेरी शादी करानी है। जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसी से शादी हो जाए तो मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अरुण होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में तुम्हें बताता हूँ माता पिता से बात करके, और उसके बाद मैं तुम्हारे घर शादी की बात करने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर दोनों के फोन कट जाते हैं, लेकिन दोनों के दिलों में काफी ज्यादा उमंग भरी हुई थी और वो दोनों बड़े ही खुश थे कि ये तो सब कुछ आसानी से हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा उन लोगों ने सुन रखा था। इसके बाद यहाँ पर अरुण 2 दिन बाद उसे बता देता है कि हम लोग आज आने वाले हैं, और यहाँ पर दिव्या बड़ी खुश होती है। वह यह बात अपने पिता को बताती है और पिता भी इस बात की तैयारी करने लगता है। इधर दिव्या भी अच्छी तरह से सजती संवरती है और अरुण अपने माता पिता को लेकर घर से चलते वक्त भी दोबारा से दिव्या पर फोन करता है और कहता है कि हम लोग घर से चलने वाले हैं और थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो दिव्या कहती है कि ठीक है, आ जाओ, मैं पिताजी को बता देती हूँ। थोड़ा सा सफर तय करने के बाद अरुण अपने माता पिता को लेकर वहां से सीधा दिव्या के घर पहुंच जाता है, और जैसे वो जाकर डोरबेल बजाता है तो यहाँ पर जो दिव्या होती है चहकती हुई दरवाजा खोलती है और अरुण और उसके परिवार वालों का अच्छी तरह से घर के अंदर वेलकम करती है। इसके बाद अरुण अपने माता पिता के साथ घर के अंदर आता है और यहाँ पर जो दिव्या का पिता होता है वह भी उन्हें सोफे पर बैठा हुआ मिलता है और वह भी उनसे अच्छी तरह से आकर बैठने के लिए कहता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब अरुण और उसके माता पिता वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, दिव्या एक साइड में खड़ी हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पर जो दिव्या का पिता होता है वह पूछने लगता है कि बेटा अरुण, ये बताओ कि तुम महीने के कितने रुपए कमा सकते हो जिंदगी में कभी भी? तो यहाँ पर जो अरुण होता है वो कहता है कि अंकल जी, अगर मैं अच्छी तरह से नौकरी लग गया तो 20 से 30 हज़ार रुपये तो कमा ही लूंगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर दिव्या का पिता कहता है कि हाँ अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी बेटी दिव्या का खर्चा कितना है? इतने रुपए तो वो 15 दिन में ही खर्च कर दिया करती है, और उसके बाद मेरी बेटी का खर्च कैसे चलेगा? अब यहाँ पर अरुण इस बात को सुनता है और सुनने के बाद कहता है कि कोई बात नहीं अंकल जी, उस चीज़ का इंतजाम भी हो जाएगा, आप एक बार शादी करा दो, मैं और ज़्यादा पैसे कमा लूंगा। लेकिन यहाँ पर जो दिव्या का पिता होता है वह तभी अपने माथे को सुकेड़ता है और कहने लगता है कि बेटा, बात वो नहीं है, बात तो ये है कि तुम इतना पैसा कैसे इकट्ठा करोगे जितना मेरी बेटी खर्च किया करती है, और ऊपर से तुम्हें घर का खर्च भी देखना होगा। अब इस बात को जब अरुण दोबारा से सुनता है तो वह सोच लेता है कि दिव्या के पिता काफी ज्यादा सीरियस है, और उसके बाद यहाँ पर जो अरुण होता है वह कहता है कि अंकल जी, आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहिए। तो यहाँ पर जो दिव्या का पिता होता है वो कहता है कि बेटा देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जितनी आमदनी हो सकती है, अभी तो तुम्हारी आमदनी हुई भी नहीं है, उससे ज्यादा तो मेरी बेटी एक महीने में खर्च कर दिया करती है, तो इसका क्या फायदा? अगर तुम सच में ही मेरी बेटी से प्यार किया करते हो तो इससे शादी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मेरी बेटी को पैसे खर्च करने की आदत है और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे तो वो अपना जीवन तुम्हारे साथ कैसे बिताएगी? अब इस बात को सुनते ही दिव्या, जो अब तक चहक रही थी, महक रही थी, उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता ने इतनी आसानी से हामी कैसे भर ली, और उसके बाद वो एकदम से अपने पिता के सामने आती है और कहती कि पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, मैं बिना पैसे खर्च किए ही अपने जीवन को उनके साथ व्यतीत कर लूंगी, क्योंकि मुझे इससे प्यार है और इसके साथ ही मैं खुशी रहूंगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर पिता कहता है कि बेटी, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, खुश तो तुम रह लोगी, लेकिन संसार के अंदर कुछ ऐसी जरूरतें हुआ करती हैं, जैसे कोई मेडिकल कंडीशन हो गई या फिर कोई ऐसा काम हो गया जिसको पैसों से किया जाता है, तो उनके लिए क्या करोगी? प्यार से पेट नहीं भरा करता, पेट तो पैसों से भरा करता है, और पैसे होंगे तभी तुम अपना पेट भर सकते हो। ऐसा कहकर वह उसके माता पिता से कहने लगता है और उनके से कि ऐसा करो, अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ और तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। इस तरह से कभी भी किसी अमीर की लड़की को फंसाकर उसके साथ शादी के सपने नहीं देखने चाहिए। अब यहाँ पर जब अरुण के माता पिता की इस तरह से बेइज्जती होती है तो उसके बाद यहाँ पर जो अरुण का पिता होता है वह भी गर्म हो जाता है और कहने लगता है कि क्या पैसा पैसा कर रहे हो, ऐसा कितना पैसा है आपके पास? तो यहाँ पर जो दिव्या का पिता होता है वो कहने लगता है कि इतना पैसा है मेरे पास कि जितना तुम एक साल में कमाया करते हो उतना पैसा मैं हर महीने अपने ऊपर खर्च कर देता हूँ। इस बात को सुनकर दोनों में गर्मा गर्मी का माहौल होने लगता है, और जब अरुण देखता है कि बात बिगड़ रही है तो उसके बाद जो अरुण होता है वह अपने पिता को पीछे करता है और कहता है कि पिताजी चलो यहाँ से, मुझसे ही गलती हो गई जो मैं आपको यहाँ पर ले आया। ऐसा कहकर वह अपने माता
माता पिता को समझा बुझाकर वहाँ से वापस ले आता है और अपने घर के अंदर रहने लगता है। यहाँ पर जो दिव्या होती है वह अरुण के पास फोन करती है, लेकिन जो अरुण होता है वह अपनी आंखों में आंसू लेकर कह देता है कि दिव्या, मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों के पास जो पैसा है उसका घमंड तुम्हारे पिता के सर चढ़कर बोलेगा। कोई बात नहीं, अब तुम जहां तुम्हारे पिता कहे वहीं से शादी कर लेना, लेकिन हाँ ये बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्ही से प्यार करता रहूंगा। ऐसा कहकर अरुण फोन काट देता है और उसके बाद जो दिव्या होती है वो बार बार फोन करने लगती है। अरुण कई बार तो उसका फोन नहीं उठाता है, लेकिन जब दिव्या बार बार उससे फोन करती है तो उसके बाद एक बार फिर से उठा लेता है और कहता है कि देखो दिव्या, मैं गरीब हूँ और मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पिता के कहे अनुसार चलो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी यहाँ पर जो दिव्या होती है वह रोते हुए कहने लगती है कि अरुण, इसमें मेरी क्या गलती है, चलो ऐसा करते हैं कि भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अरुण होता है वह कहता है कि नहीं दिव्या, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे प्यार को एक बदनाम निगाहों से देखें कि दोनों ने भागकर शादी कर ली, घर वाले नहीं माने तो। अब जब तुम्हारे पिता ने मना कर दिया है तो कोई बात नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन हमारा प्यार एक दूसरे के दिल में बना रहेगा, क्योंकि हमारा प्यार पूरी तरह से पवित्र है। ऐसा कहकर वह भागने से मना कर देता है। तो यहाँ पर जो दिव्या होती है वह कहने लगती है कि अरुण, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर अरुण कहने लगता है कि दिव्या, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ये करना बहुत बड़ा पाप होता है और इस काम को करने वाले को ऊपर वाले के पास भी कोई जगह नहीं मिलती है। तो यहाँ पर दिव्या कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूं तो तुम मुझसे बात करते रहा करो, क्योंकि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो उसके बाद हो सकता है मैं ऐसा काम भी कर लूं। तो उसके बाद अरुण कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे बात करता रहूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद अरुण और दिव्या फोन पर बातें करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अरुण और दिव्या कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो दिव्या का पिता होता है वो उसके लिए लड़का ढूंढने लगता है, और जब यहाँ पर दिव्या को लड़के वाले पसंद कर लेते हैं तो उसके बाद दिव्या अरुण से फोन करती है और फोन करके कहने लगती है कि अरुण, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी और मैं बिल्कुल भी इससे शादी नहीं कर सकती। अरुण उसे समझाता है, कहता है कि कोई बात नहीं दिव्या, अब जो पिता ने देख लिया है उस लड़के से शादी कर लो, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, इस बात के बारे में तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। दिव्या मना करती है और कहती है कि मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। तो यहाँ पर जो अरुण होता है वह अपनी कसम चढ़ा देता है और अपने प्यार की कसम चढ़ा देता है, कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है और उसी लड़के से शादी कर लो। ऐसा कहकर वह उसे समझा बुझा देता है और इसके बाद जो दिव्या होती है वह उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ दिव्या बार बार अरुण को फोन करके उसके फोन पर रोया करती है, कहती है कि अरुण, मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अरुण बार बार उसे समझा दिया करता। जब शादी को लगभग 3 दिन होते हैं तो उसी दौरान जो दिव्या होती है वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी किसी काम के लिए, और तभी सीढ़ियों पर एक जगह थोड़ा सा पानी फैला हुआ था, क्योंकि वहां पर घर के अंदर बच्चे आए हुए थे और किसी बच्चे ने वो पानी फैला दिया था। अब सीढ़ियों के ऊपर मार्बल लगा हुआ था, तो तभी ऊपर वाली सीढ़ी से दिव्या का पैर फिसलता है और पैर फिसलने के कारण जो दिव्या होती है वो नीचे तक लुढ़कती हुई सीढ़ियों से गिर जाती है। अब जैसे ही दिव्या सीढ़ियों से गिरती है तो घर के अंदर एकदम से हड़कंप सा मच जाता है और सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग उसे खड़ा करते हैं और खड़ा करने के बाद जैसे ही छोड़ते हैं तो उसके बाद दिव्या का एक पैर उसका सद नहीं साध रहा था और बिल्कुल धड़ाम से वो नीचे गिर जाती है। जब वो लोग ये देखते हैं कि उसको गहरी चोट आई है और उसका पैर खड़ा नहीं कर रहा है उसे, तो उसके बाद उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पर एडमिट करा देते हैं। डॉक्टर साहब इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इधर यह बात लड़के वालों को भी पता चल जाती है और लड़का वाले का भी पूरा परिवार वहीं पर आ जाता है। वहां पर आने के बाद वो लोग बाहर खड़े होकर काफी ज्यादा टेंशन में है कि लड़की को ऐसा क्या हो गया, 3 दिन बाद शादी है और सब कुछ हो गया है, अब कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन तभी वहां से डॉक्टर साहब निकलते हैं और डॉक्टर साहब निकलने के बाद उन लोगों को बताते हैं कि देखो ज्यादा कुछ तो नहीं है, केवल पैर में फ्रैक्चर आया है, लेकिन इस फ्रैक्चर के जरिए शायद आपकी बेटी अब कभी ठीक से नहीं चल पाएगी और उसे जिंदगी भर लंगड़ा कर चलना होगा। ऐसा कहकर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस बात को सुनते ही जो लड़की का पिता होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन तभी यहाँ पर जब पिता इस झटके से उभर भी नहीं पाता है, उससे पहले ही उसे एक और झटका मिल जाता है। यहाँ पर जो लड़के के परिवार वाले होते हैं वो एकदम से जब ये बात सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़के का पिता होता है वह एकदम से शादी तोड़ने की बात करने लगता है। अब यह बात सुनकर जो दिव्या का पिता होता है वह उनसे कहने लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जो लड़के का पिता होता है वो कहता है कि देखो अब आपकी बेटी विकलांग हो गई है और मैं अपने बेटे की शादी एक विकलांग लड़की
से नहीं करवा सकता। इस बात को सुनकर यहाँ पर दिव्या का पिता उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि 3 दिन शादी को बचे हैं, चारों तरफ बदनामी हो जाएगी और ऐसा मत कीजिए। लेकिन यहाँ पर लड़के का पिता बिल्कुल नहीं मानता है और उसके बाद जब वह नहीं मानता हुआ दिखाई देता है तो दिव्या का पिता कहने लगता है कि अगर आप चाहो तो 10-12 लाख रुपए में दहेज में और भी दे सकता हूँ, लेकिन ये शादी मत तोड़ो क्योंकि मेरी बदनामी हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर लड़के का जो पिता होता है उसे एकदम से गुस्सा सा आ जाता है और वो कहने लगता है, क्या तुम पैसों का घमंड मुझे दिखा रहे हो? जरा सोच कर देखो कि मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी को चलाया करता है, जिस कंपनी की महीने की आमदनी उतनी है जितनी तुम्हारी एक साल में खर्चा घर का हुआ करता है। तो तुम पैसे की बात मुझसे नहीं करो तो ही अच्छा है। वो तुम्हारी लड़की दरअसल हमें पसंद आ गई थी तो इसी वजह से शादी कर ली, वरना तुझ जैसे गरीब से हम अब कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ते। आज से ये रिश्ता हमारी तरफ से पूरी तरह से खत्म है और हमारा तुम्हारा अब कोई भी नाता नहीं है। ऐसा कहकर लड़के वाले वहां से जाने लगते हैं। लड़की का पिता बार बार उनके पैर पकड़ता है और उनसे रो रो कर कहने लगता है कि मत करो ऐसा, मेरी बदनामी हो जाएगी। लेकिन वो एक नहीं सुनते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ये जो कुछ भी इस हॉस्पिटल के अंदर हो रहा था वह सब कुछ अरुण भी देख रहा था दूर खड़ा हुआ, क्योंकि अरुण का ही एक दोस्त उस दिव्या के घर के पास रहा करता था। और जैसे ही ये बात वह देखता है कि दिव्या का पैर फिसल गया है और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो यहाँ पर अरुण का जो दोस्त होता है वह अरुण को इस बात की खबर देता है। और इसके बाद जो अरुण होता है वह भागा दौड़ा हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद दिव्या ने कोई गलत कदम उठा लिया है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब अरुण ये सब कुछ देखता है कि क्या हो रहा है दूर से खड़ा होकर, तो उसके बाद उसे समझ आता है कि जो कुछ उसके पिता ने उसके साथ किया था वही उसको आज झेलना पड़ रहा है। और उसे भी पता चल गया कि दुनिया में एक से एक पैसे वाला है और जिससे उसने अपनी बेटी की शादी करानी चाहिए थी वो उनसे भी ज्यादा पैसे वाला है और उसने वो सारी बातें उससे कह दी हैं। यहाँ पर दिव्या का पिता फूट फूट कर रोता रहता है और थोड़ी देर में दिव्या भी वहां पर आ जाती है स्ट्रेचर पर लेटी हुई। तो यहाँ पर दिव्या का पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि बेटी उन्होंने तो शादी तोड़ दी और उसने ये भी कहा था मुझसे। अब इस बात को सुनकर दिव्या अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि पिताजी ये तो आपके ही कर्मों का फल है, ना तो आप अरुण को इस तरह से जलील करते उसके माता पिता को और ना ही शायद आज मेरे साथ ये कुछ हो पाता। इस बात को सुनकर यहाँ पर दिव्या के पिता को महसूस होने लगता है कि उसने जो कुछ भी अरुण के पिता के साथ किया था उसी की वजह से ये सब कुछ लौटकर उसके पास आ रहा है। तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन इतनी देर में अरुण यहाँ पर आ जाता है और उन्हें समझाने लगता है। जब वह उन्हें समझाता है तो वे चुप तो हो जाते हैं और जैसे ही दिव्या के पिता चुप होते हैं तो यहाँ पर जो अरुण होता है वो कहने लगता है कि अंकल जी अब तो आप मेरी शादी आपकी बेटी से करा सकते हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दिव्या का पिता होता है वह एकदम से उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि बेटा सबसे पहले तो हमें माफ कर दो और अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा, क्योंकि अगर मेरी बेटी की शादी उस मुहूर्त पर नहीं हुई तो मेरी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। यहाँ पर जो अरुण होता है वो कहता है कि बिल्कुल से मैं अब भी आपकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। और हाँ, रही बात इसके खर्चे की तो आप चिंता मत करो, मैं महीने का 60,000 इसके खर्चे के लिए अलग से कमा लिया करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यह बात सुनकर जो दिव्या का पिता होता है उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद यहाँ पर जो अरुण के माता पिता होते हैं उन्हें भी ये बात पता चल जाती है कि उनका बेटा वहां पर गया है और वह कोई अनहोनी ना होने की वजह से सीधा वहां पर भागे दौड़े चले आते हैं। जैसे अरुण के माता पिता वहां पर आकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा दिव्या के पिता के साथ ही खड़ा हुआ है तो उन्हें गुस्सा तो आता है, लेकिन इस गुस्से को दिव्या का पिता देख लेता है और एकदम से अरुण के माता पिता के पैर पकड़कर रो रो कर उनसे भी माफी मांगता है। जब वो लोग देखते हैं कि लड़की का पिता माफी मांग रहा है तो उसके बाद वो लोग भी उसे माफ कर देते हैं। और इसके बाद जब सभी लोगों को मामला समझ में आता है तो सभी लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। 3 दिन बाद व्हीलचेयर पर बैठाकर दिव्या की शादी अरुण से करवा दी जाती है और आज के टाइम में वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।